वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर सीरीज ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में हम पहले मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करेंगे, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, एंड वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट में हम जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेनली 4 तरह के बायोमोलिक्यूल से हमारी बॉडी स्ट्रक्चर्स बना हुआ है, और उन्हीं से हम एनर्जी भी कंज्यूम कर रहे हैं, अपनी लाइफ प्रोसेस को भी परफॉर्म कर रहे हैं, स्ट्रक्चर भी हमने मेंटेन किया हुआ है, जेनेटिक मटेरियल वगैरह सारा कुछ ये बायोमोलिक्यूल ही चला रहे हैं। तो यहाँ पर कौन से 4 मॉलिक्यूल है, बायोमोलिक्यूल है लिविंग में? तो वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, जो कि जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे लिविंग सिस्टम में वो एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है, और जब ये ब्रेक डाउन होते हैं तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को सेलुलर फंक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, हमारे डेवलपमेंट और ऑल जो भी बॉडी की फंक्शनिंग हो रही है उन सभी के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। प्रोटीन जो है, प्रोटीन का मेन फंक्शन है सेल के अंदर का एंजाइम की तरह काम करना, स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, और बहुत सारे इसके कैटालिटिक रोल हैं। लिपिड्स में यहाँ पर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल रोल दोनों ही हैं। स्टोर्ड फॉर्म में भी इसे रखा जाता है फॉर फर्दर एनर्जी बनाने के लिए, और यहाँ पे सेल की जो मेम्ब्रेन वगैरह है वो सब कुछ यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर लिपिड से बना हुआ है। जो भी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस में क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है, लगातार ऐसी केमिकल रिएक्शंस में लगातार कंटिन्यूस सिंथेसिस होना मॉलिक्यूल्स का, और ब्रेक डाउन होना, और उससे जो रिलीज होने वाली एनर्जी है वो उससे कंटिन्यूस लिविंग सिस्टम को और फंक्शंस को बनाए रखना, यही मेटाबॉलिज्म के अंदर इंक्लूड होता है। मेटाबॉलिज्म के अंदर 2 प्रोसेस आती है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, बड़े कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल हैं वो ब्रेक डाउन होकर छोटे मॉलिक्यूल में टूटते हैं और साथ में एनर्जी रिलीज करते हैं, और इसी एनर्जी को सेल यूज करती है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, यहाँ पे छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंबाइन करके कुछ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड या कॉम्प्लेक्स बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं, जिसको जिससे कि हमारा सेल स्ट्रक्चर्स ये सारी चीज़ें बनी हुई होती हैं। अब जो कैटाबॉलिज्म है वो कार्बोहाइड्रेट है, उसमें क्या होता है, जैसे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम कोई भी फूड कंज्यूम कर रहे हैं, वो सब फूड जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जब वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें आती हैं, तो उस डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, हमारे स्टमक, इंटेस्टाइन वगैरह उसे क्या करते हैं, उस कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे छोटे एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और फिर उसे हमारे इंटेस्टाइन से क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और उसे फिर सेल तक ब्लड के द्वारा सेल तक पहुंचाया जाता है, और फिर यहाँ से एनर्जी सेल यूटिलाइज करती हैं। और ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, यहाँ पर जो भी सेल ने एब्जॉर्ब किया है उसे यहाँ पर रेस्पिरेशन के थ्रू सेल गैसेस रिलीज करती हैं, जो कि एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। अब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फूड के अंदर जो भी हम चीज़ें खाते हैं, अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो प्लांट बेस्ड अगर हम डाइट लें, एनिमल बेस्ड अगर हम डाइट लें, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सारे कॉम्प्लेक्स फूड है। डाइजेशन क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में इसे ही यहाँ पर एब्जॉर्बेबल फॉर ग्लूकोज में या फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और इसे ही यहाँ पर ब्लड के थ्रू हर सेल्स के पास पहुँचा दिया जाता है। और जब ये कैटाबॉलिक रिएक्शन में इसमें पार्टिसिपेट करता है तो फिर इसे यहाँ पर रेस्पिरेशन के थ्रू सेल गैसियस फॉर्म में इसके सारे कार्बन को रिलीज करती है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन में ये जाता है, और सेल्स को एनर्जी भी मिलती है। कैटाबॉलिज्म में यहाँ पे प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, इन सबका भी कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म होता है, क्योंकि लगातार इनका बनना और टूटना ही लिविंग प्रोसेसेस का पार्ट है। इसी से हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग मेंटेन हुई होती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो डाइजेशन सिस्टम से ग्लूकोज हमारे ब्लड के थ्रू हर सेल्स के पास पहुँचता है, तो ये ग्लूकोज सेल्स में ले लिया जाता है अंदर। यहाँ पर सेल के सरफेस पर क्या होते हैं, रिसेप्टर, ट्रांसपोर्टर होते हैं, जो इस ब्लड से यहाँ पर इसे अंदर सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, जिसे कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के नाम से भी जाना जाता है। जब ये ग्लूकोज यहाँ पर, एक्चुअली ये ग्लूकोज कैसे आ रहा है, तो डाइजेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स चीज़ें टूट के, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो टूट कर यहाँ पे इंटेस्टाइन में जब एब्जॉर्प्शन हुआ तो ये ग्लूकोज बना। अब ग्लूकोज ब्लड के थ्रू हर बॉडी की हर एक सेल के पास, हमारे पूरी बॉडी स्ट्रक्चर के हर सेल, हर टिश्यू के पास ये ग्लूकोज पहुंचाया जाता है वाया ब्लड। अब जब हर सेल के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि हर सेल को रिक्वायरमेंट है कि ग्लूकोज की, जिससे कि वो एनर्जी बना सके रिएक्शंस के थ्रू। अब ये ग्लूकोज जब सेल के अंदर गया तो इससे यहाँ पर एक फॉस्फेट फॉर्म में इसके जो कार्बन स्ट्रक्चर है उस पर यहाँ पे एक फॉस्फेट जोड़ दिया जाता है। उससे क्या होता है, अब ये सेल के अंदर तो आ गया, लेकिन अब सेल से बाहर नहीं जा सकता ये, क्योंकि इसे यहाँ पर लॉक कर दिया गया अंदर।
क्योंकि अगर सेल से ग्लूकोज आ भी रहा है, बाहर भी जा रहा है, तो सेल उसे यूज़ नहीं कर पाएगी। यूज़ करने के लिए इसे यहाँ पर एक फॉस्फेट फॉर्म में ऐड करके यहाँ पे से रोक लिया गया है। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन जो कैटाबोलिक रिएक्शन से उसमें ब्रेक डाउन होता होता यहाँ पर सेल के अंदर यूटिलाइज होगा और डिफरेंट मेटाबोलाइट्स बनाते बनाते ये रिएक्शंस में जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे एनर्जी भी बनती है। तो सेल उसी एनर्जी को यूज़ करती है और फर्दर हम जो भी इसका ब्रेकडाउन का प्रोसेस है, उस पूरे ब्रेकडाउन के प्रोसेस को यहाँ पर कंप्लीटली समझेंगे। क्योंकि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज हर सेल के लिए, हमारे लिविंग सिस्टम के लिए एक एनर्जी का जो भी सबसे पहले सेल को एनर्जी है वो ग्लूकोज से ही मिल पाती है, क्योंकि ग्लूकोज जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है। बाकी हम प्रोटीन वगैरह, फैट, लिपिड को ब्रेक डाउन करने में एक तो वहाँ पर हमें एनर्जी लगाकर उसे तोड़ना पड़ेगा, तो वो एक हमारे लिए एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो सबसे पहले हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट इजीली अवेलेबल रहता है, तो सेल डायरेक्टली इसे ही यूज़ करती हैं। तो नेक्स्ट में जो हम ग्लूकोज के कंप्लीट ब्रेकडाउन को समझेंगे और इसमें जो भी मेटाबोलाइट्स बीच में बन रहे हैं कंप्लीट रिएक्शंस में, उनको वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब सेल के अंदर जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लूकोज सेल के अंदर जाते ही इसका ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। सेल के साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होती है और इस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को की जो पूरी रिएक्शंस होती हैं उसे ही ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, जिसे एम्डन मेहरोव पाथवे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्हें एम्डन मेहरोव ने फर्स्ट पहले यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, हर ऑर्गेनिजम्स में ये चलती हैं सेल के साइटोप्लाज्म में, और ये एक ऐसी प्रोसेस है जो हर ऑर्गेनिज्म, हर सेल के अंदर चल रही है। ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पर 10 स्टेप में कंप्लीट होती है। ये 2 फेजेस में चलती है, एक प्रिपरेटरी फेज होता है, एक पे ऑफ फेज होता है। 6 कार्बन ग्लूकोज जो हमें पता है कि ग्लूकोज 6 कार्बन का बना होता है, एक 6 कार्बन का मोनोसेकेराइड है ग्लूकोज। जब ये ग्लाइकोलाइसिस में इंटर करता है तो 10 स्टेप में इसका ब्रेकडाउन होता है और बनाता है पायरुवेट मॉलिक्यूल, जो कि 3 कार्बन का होता है। यहाँ पे अलग अलग 10 रिएक्शंस में डिफरेंट 10 एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे, जो कि बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं और फर्दर फाइनली इस ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है। और साथ ही साथ यहाँ पर एटीपी भी बनती है, एनर्जी भी बनती है, जिसे सेल यूज़ करती है, और कुछ रिड्यूसिंग पावर जनरेट होती है, जिन्हें सेल फर्दर नेक्स्ट प्रोसेस में भेज देती है। तो यहाँ पे हम डिटेल में अब ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कस करेंगे और इसके जो भी 10 स्टेप्स हैं, उनके 10 जो डिफरेंट एंजाइम्स हैं, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में कंप्लीट यहाँ पे प्रिपरेटरी फेज, पे ऑफ फेज, इनमें क्या बनता है, क्या सिंथेसाइज होता है, किस चीज़ का कंजम्पशन होता है, कितना क्या होता है, पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर देखेंगे। प्रिपरेटिव फेज में यहाँ पर 5 स्टेप्स में ये कंप्लीट होती है। प्रिपरेटिव फेज 5 स्टेप, फर्स्ट क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो 10 स्टेप में कंप्लीट होती है, तो 1 से लेकर जो 5 स्टेप्स थे वो प्रिपरेटिव फेज होती है, एंड 6 से 10 तक यहाँ पर पे ऑफ फेज होती है। तो फर्स्ट हम 1 to 5 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोलाइसिस में इंटर होके सेल के अंदर पायरुवेट बनाता है। तो फर्स्ट स्टेप है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होना। यहाँ पर एंजाइम इन्वॉल्व होता है हेक्सोकाइनेस। हेक्सोकाइनेस ग्लूकोज को सेल के अंदर एंटर करते ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना है ये सेल के बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि जो ग्लूकोज का फॉस्फेट फॉर्म है वो जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है उसके लिए ये एंट्री नहीं देता है। तो अब ये सेल के अंदर क्या हो गया, ट्रैप हो गया। फर्दर ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये यहाँ पे कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व है फोस्फो हेक्सो आइसोमरेज। इस एंजाइम के प्रेजेंस में साइटोप्लाज्म में ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फर्दर ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा with the help of enzyme phosphofructokinase 1। क्योंकि यहाँ पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के ही मॉलिक्यूल पर इसके फर्स्ट पोजीशन पे फॉस्फेट लगाया गया है, इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया गया है,
PFK1। फर्दर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है। एक मॉलिक्यूल है ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। एंड जो दूसरा मॉलिक्यूल बनता है वो बनता है डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन। दो मॉलिक्यूल यहाँ पे बनते हैं और ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। चूंकि ये थोड़ा रिएक्टिव होता है तो ये बनने के बाद ग्लिसरेल्डिहाइड में कन्वर्ट होता रहता है। और ग्लिसरेल्डिहाइड के यहाँ पर दो मॉलिक्यूल फर्दर पे ऑफ रिएक्शन में इंटर करते हैं। यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व होता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का इन दोनों मॉलिक्यूल में कन्वर्जन। यहाँ पे एंजाइम जो इन्वॉल्व होता है वो एंजाइम इन्वॉल्व होता है ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। इन एंजाइम की हेल्प से प्रिपरेटरी फेज यहाँ पर कंप्लीट होती हैं और ये मॉलिक्यूल यहाँ पर फर्दर पे ऑफ रिएक्शन में जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा हम मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखते हैं। ये है यहाँ पर ग्लूकोज। ये ग्लूकोज इसके जो 6 कार्बन है वहाँ पर आइसोमरेज हेक्सोकाइनेज की हेल्प से यहाँ पर फॉस्फेट जोड़ दिया जाता है फर्स्ट पोजीशन में। फर्दर फोस्फोहेक्सोकाइनेज इसको कन्वर्ट कर देता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। एंड जो फ्रक्टोज PFK1 जो है PFK1 यहाँ पर यहाँ पे क्या होता है, ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 1,4,6 फॉस्फेट का जो दो मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन है वो करता है यहाँ पे एल्डोलेज। एल्डोलेज एंजाइम कन्वर्ट करता है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है वो ग्लिसरेल्डिहाइड में यहाँ पर कन्वर्ट होता है ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज की हेल्प से। तो ये यहाँ पे पांचों एंजाइम जो है वो इस प्रिपरेटिव फेज में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो है ये है यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरेल्डिहाइड में एन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में विद द हेल्प ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम। एंड ये इसमें कन्वर्ट होता रहता है ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज की हेल्प से। तो ये पांचों जो एंजाइम है वो इन्वॉल्व होते हैं प्रिपरेटिव फेज में और यहाँ से ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है एक रिएक्टिव मॉलिक्यूल में ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब नेक्स्ट स्टेप में हम पे ऑफ फेज देखेंगे। यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो हेक्सोकाइनेज की हेल्प से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना है वो यहाँ पर एक एटीपी के ब्रेकडाउन, यहाँ पे एक एटीपी ब्रेकडाउन होता है और एटीपी से एक फॉस्फेट यहाँ पे जोड़ा जाता है। नेक्स्ट में जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट यहाँ पे जो एडिशनल फॉस्फेट आया है वो फॉस्फेट आता है एटीपी के ब्रेकडाउन से। तो अगर हम देखें तो प्रिपरेटर फेज में यहाँ पर दो एटीपी को यूज किया जाता है, 2 एटीपी मॉलिक्यूल को यूज किया जाता है प्रिपरेटर फेज में। प्रिपरेटर फेज में कोई भी एटीपी का मॉलिक्यूल जनरेट नहीं होता है, इवन एनर्जी का कंजम्पशन यहाँ पे होता है, एटीपी को यूज किया जाता है और फॉस्फेट ऐड किया जाता है प्रिपरेटर फेज में। नेक्स्ट हम देखते हैं पे ऑफ फेज। ये है यहाँ पर केमिकल स्ट्रक्चर में यहाँ पे लिख देती हूँ। पे ऑफ फेज जो है, पे ऑफ फेज कंप्लीट होती है 6 to 10 नंबर के स्टेप्स में। यहाँ पर 5 डिफरेंट एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे और प्रिपरेटर फेज में जो यहाँ पर ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना था, ये है ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ये जो बना था प्रिपरेटिव फेज में, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल इसके प्रोसीड करते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, बिसफॉस्फोग्लिसरेट। और ये बिसफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। ये है यहाँ पर 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट। ये फर्दर कन्वर्ट होता है फॉस्फो
इनोल पायरुवेट के अंदर, और फोस्फोइनोल पायरुवेट फाइनली कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट के अंदर, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, CH3CO माइनस, जो कि पायरुवेट का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे थोड़ा हम इसमें देख लेते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप है इसमें वो है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरेल्डिहाइड इंटर कर रहे हैं, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएंगे 1,3 बिस फोस्फो ग्लिसरेट के अंदर, बिस फोस्फो ग्लिसरेट के अंदर ये कन्वर्ट होगा 3 फोस्फो ग्लिसरेट, 2 फोस्फो ग्लिसरेट, 2 फोस्फो ग्लिसरेट, phosphoenol pyruvate and further phosphoenol pyruvate and further कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट के अंदर। यहाँ पर पूरी पेहोफ रिएक्शन में हर मॉलिक्यूल के 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो फाइनल रिएक्शन में 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से यहाँ पे 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट का 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। अब यहाँ पे एंजाइम के नाम ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरेट में विद द हेल्प ऑफ ग्लिसरेल्डिहाइड ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। डिहाइड्रोजिनेस मतलब यहाँ पर कोई ना कोई रिड्यूसिंग पावर इन्वॉल्व हो रही है, 2 pI इंटर होता है और 2NADPH प्लस से बन जाता है 2NADH, 2 NADH का यहाँ पे सिंथेसिस होता है। 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरेट वो फोस्फोग्लिसरेट काइनेस की हेल्प से यहाँ पर 1,3 फोस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर 2 ADP से 2 ATP का सिंथेसिस होता है। 3 फोस्फोग्लिसरेट जो है 2 फोस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा फोस्फोग्लिसरेट म्यूटेस। यहाँ पे जो एंजाइम के नाम है आइदर वो उनके सबस्ट्रेट पर के अकॉर्डिंग है या उनके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग है। तो एंजाइम का नाम जिस रिएक्शन को जिस तरह का मॉलिक्यूल कैटेलाइज कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग नाम दिए गए हैं। 2 फोस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर इनोलेज की हेल्प से फोस्फोइनोल पायरुवेट में, एंड फोस्फोइनोल पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट काइनेस की हेल्प से फाइनल मॉलिक्यूल पायरुवेट में। यहाँ पर भी 2 ADP से डायरेक्टली 2 ATP का सिंथेसिस होता है। तो ओवरऑल पे ऑफ जो फेज है, पे ऑफ फेज में यहाँ पर 2 जो पे ऑफ फेज में यहाँ पर 2 ATP जो टोटल जो 4 ATP है, टोटल 4 ATP का नेट गेन होता है। 2 ATP हमारी इस स्टेप में बनी एंड 2 ATP यहाँ बनी, तो 4 ATP का यहाँ पर सिंथेसिस हुआ एंड प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH यहाँ पर बने। तो पे ऑफ में ATP बनता है एंड प्रिपरेटरी फेज में हमारा ATP कंज्यूम हुआ था। तो ये यहाँ पर एंजाइम का नाम सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमें याद रखना है, और 10 स्टेप को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट, किस रिएक्शंस में रिड्यूसिंग पावर जनरेट हो रही है, किन किन रिएक्शंस में ATP बन रहा है और किन किन रिएक्शंस में ATP सिंथेसिस हो रहा है। तो सिंपल सी यहाँ पर ट्रिक ये है, अगर ओवरऑल हम देखें ग्लाइकोलाइसिस में तो यहाँ पर प्रिपरेटरी फेज जिसमें हमने 1 to 5 स्टेप को पढ़ा, एंड ग्लाइकोलाइसिस के सेकेंड पे ऑफ फेज में इसमें यहाँ पर जो स्टेप आती हैं 6 to 10। प्रिपरेटरी फेज में जो यहाँ पर 2 ATP जो है वो कंज्यूम हुई है। पे ऑफ फेज में यहाँ पर 4 ATP सिंथेसिस हुई है। ये क्या है, डायरेक्ट सिंथेस हुई है, डायरेक्ट सबस्ट्रेट से इसे सिंथेस किया गया है, इसीलिए इसे कहा जाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन।
डायरेक्ट सबस्ट्रेट से यहाँ पर क्या करा है, एडीपी पर फोस्फोएट को ट्रांसफर किया गया है और उसकी वजह से एडीपी जो है वो एटीपी में कन्वर्ट हो गया और एनर्जी करेंसी जनरेट हुई, इसीलिए इसे फॉस्फेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन यहाँ पर बोलते हैं। अब ओवरऑल यहाँ पे अगर पेओ फेज में यहाँ पर 2Na-DH का भी सिंथेसिस हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, ओवरऑल ग्लाइकोलाइसिस में यहाँ पर 2 एटीपी कंज्यूम हुए एंड 4 एटीपी बने। तो ओवरऑल क्या हुआ, नेट गेन जो है यहाँ पर, नेट गेन जो एटीपी का हुआ है, नेट गेन ऑफ एटीपी वो हुआ है टोटल 2 एटीपी। अगर ओवरऑल गेन देखें, ओवरऑल गेन देखें तो उसका आंसर यहाँ पर आएगा 4 एटीपी ओवरऑल बनता है, लेकिन नेट गेन जो है वो 2 एटीपी का रहेगा। 2 NADH बने, कोई भी CO2 यहाँ पर, कोई भी गैसेस यहाँ पे रिलीज नहीं हुई है, O2 को O2 का यूज नहीं हुआ है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं हुई है। तो ये सारा कुछ ग्लाइकोलाइसिस के बारे में है और ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है ये हर ऑर्गेनिज्म में यूनिवर्सली चल रहा है। ये इनिशियल स्टेप है मेटाबॉलिज्म का, और फर्दर जो यहाँ सब NADH वगैरह बने हैं, जो एटीपी वगैरह बने हैं, इनको फर्दर डिफरेंट स्टेप में ले जाया जाएगा और एनर्जी को सिंथेसिस करने में यूज किया जाएगा। यहाँ पर हम देखें ग्लूकोलाइसिस में 10 स्टेप के थ्रू ग्लूकोज जो है वो यहाँ पे 10 स्टेप के थ्रू पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो कि 6 कार्बन का था, रिएक्शन में ग्लाइकोलाइसिस में ब्रेकडाउन होते होते यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल उसने पायरुवेट के बनाए जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब ये इस पायरुवेट का आगे एक फेट क्या है, इस पायरुवेट के जो 2 मॉलिक्यूल बने हैं यहाँ पर उसका क्या फेट है, तो वो 3 अपने अलग अलग रिएक्शंस में जा सकता है। अगर वो एनएरोबिक कंडीशन में जा रहा है, यहाँ पर एनएरोबिक जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स में अगर हो रहा है तो वो यहाँ पे क्या होगा, फर्मेंटेशन में जाएगा। फर्मेंटेशन में इस पायरुवेट के ब्रेकडाउन से यहाँ पर बनता है इथेनॉल, इथेनॉल बनता है और यहाँ पे CO2 रिलीज हो जाती है। और ये पायरुवेट अगर एरोबिक कंडीशन में जा रहा है तो एरोबिक कंडीशन में यहाँ पे ऑल जो पायरुवेट के सारे कार्बन है वो CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। यहाँ पे लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल के थ्रू जो भी 6 कार्बन मॉलिक्यूल कंप्लीट ऑक्सीडेशन में जाते हैं और 6 कार्बन मॉलिक्यूल CO2 और वाटर के फॉर्म में कंप्लीट ब्रेकडाउन में चले जाते हैं। एनारोबिक कंडीशन में यहाँ पर जैसे मसल्स वगैरह में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा हम रिगरस एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और RBC वगैरह में, क्योंकि वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं होता है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म किया जाता है। तो मसल्स में क्या होता है, फास्ट हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स को बहुत जल्दी ऑक्सीजन की डिमांड चाहिए होती है और वो नहीं सप्लाई होने के कारण यहाँ पे जो पायरुवेट है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से बना वो यहाँ पे फर्मेंटेशन में चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लैक्टिक एसिड वगैरह बनता है, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड जब मसल में बनता है तो वही हमें क्या करता है, फटीग और पेन क्रिएट करता है। तो ये यहाँ पर इस पायरुवेट के अलग अलग फेट हैं। तो हम यहाँ पे तीनों फेट कंप्लीट इसके डिस्कस करेंगे। ये पायरुवेट जो है, ये पायरुवेट बना, फर्दर ये अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन में जा रहा है तो इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन में यहाँ पे लिंक रिएक्शन आएगी और लिंक रिएक्शन के बाद यहाँ पे क्रेब्स साइकिल आएगा, जिसकी वजह इन दोनों ही रिएक्शंस में ये जो पूरा का पूरा है वो यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल जो कार्बन के इंटर हुए थे वो CO2 और वाटर में रिलीज हो जाएंगे। और ये वही CO2 है जो रेस्पिरेशन में एक्सपिरेशन में हम बाहर रिलीज कर रहे हैं, ये CO2 यहीं से बन रही है। और ये जो CO2 है ये कहाँ से आ रही है, ग्लूकोज के कार्बन से। ग्लूकोज के जो 6 कार्बन है, ग्लूकोज जिन 6 कार्बन से बना हुआ है वो 6 कार्बन को ऑल यहाँ पे CO2 के फॉर्म में रिलीज कर दिया जाता है और विद द हेल्प ऑफ ऑल द सिक्वेंशियल रिएक्शन यहाँ पे एनर्जी भी सेल में जनरेट कर ली जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर रिएक्शन सेल के अंदर परफॉर्म होती है, क्योंकि सेल के अंदर क्या है, कंटिन्यूअस एनर्जी सप्लाई चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे ये सारी रिएक्शन परफॉर्म की जाती है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कस किया वन बाय वन, उसमें कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व है, कौन कौन से फेजेस हैं और ऑल जो 10 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस और उसका एंड प्रोडक्ट, और उस एंड प्रोडक्ट का फेट क्या है, वो किन किन 3 फेट में जा सकता है। वो यहाँ पे फिर हम यहाँ पर क्रेब्स साइकिल वगैरह इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है और जो इसके प्रोडक्ट बने हैं उसका सेल के अंदर क्या यूटिलाइजेशन है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
So subscribe this channel Solved by Swati and for more science content and ऐसे ही यहाँ पर जो भी बायोकेमिस्ट्री की और भी जो चीज़ें टफ हैं, जो चीज़ें मुश्किल होती है समझने में, तो इजीली हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू।